Hello students, now we will study our next topic of organizational behavior, that is theories of personality. सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइको एनालिटिकल थ्योरी. दिस थ्योरी वॉज propounded by Sigmund Freud. In order to establish his theory, Freud divided the mind of a human into three parts, that is subconscious mind, conscious mind, preconscious mind और unconscious mind. The following three parts play an important role in the formation of the personality. ये थ्योरी सिगमंड फ्रूड ने दी थी. उसने क्या किया, ह्यूमन माइंड को थ्री टाइप्स में डिवाइड कर दिया. सबसे पहले कॉन्शियस, नेक्स्ट इज प्री कॉन्शियस एंड थर्ड इज अनकॉन्शियस माइंड. तो इस थ्योरी को इस्टेब्लिश करने के लिए उसके आगे कुछ पार्ट्स भी दी गए हैं सिगमंड फ्रूड ने. इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास आईडी. ID represent the unconscious mind of a human being. Its chief characteristic is that it wants immediate satisfaction of the desire in the unconscious mind of a person. It is a sort of agency which happens to be present in a human being right from his birth. It does not bother about the consequences of its action. That is perhaps the reason that the moment some tension is built up, his or her ID makes effort to get rid of it. In order to get rid of tension, ID makes use of one of the following two methods. आईडी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक माइंड का, एक पर्सन का अनकॉन्शियस माइंड, ह्यूमन बीइंग का, जिसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि उसको जब किसी चीज़ की डिज़ायर होती है तो वो इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मांगता है. उसको उस डिज़ायर से या उस एक्शन का जो कॉन्सिक्वेंस होगा उससे कोई भी मतलब नहीं होगा. जैसे कि एक बच्चा होता है कि वो किसी चीज़ की ज़िद करने लगता है, तो वही जो एक चाइल्ड मैनर बिहेवियर होता है वो आईडी में रिप्रेजेंट होता है. इसके नेक्स्ट फर्दर टू पार्ट्स दिए गए हैं, प्राइमरी प्रोसेस एंड द रिलैक्सेशन. प्राइमरी प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस अ पर्सन conjures up a mental picture of things that he or she desires. With this efforts of person get rid of this tension, but this simply short lived. जब एक पर्सन की कोई एकदम से डिज़ायर आती है, कोई एक्शन करने का मन होता है, तो इसमें क्या बताया गया है कि इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. प्राइमरी प्रोसेस में बताया गया है कि जब एक पर्सन को किसी चीज़ की डिज़ायर होती है तो वो उस चीज़ की मेंटल पिक्चर्स को क्रिएट कर सकता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. ठीक है, पर ये एक शॉर्ट लिव्ड है, मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए है. फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन है वो भूखा है, अगर वो अपने माइंड में उसके फेवरेट खाने की पिक्चर्स को बना ले, ठीक है, इमेजिन कर ले, तो उसको उसकी जो भूख है थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाएगी. नेक्स्ट आता है रिलैक्सेशन. अंडर इट a person behaves in a manner as to show that he or she happens to be tension free. Here the person make use of the inherent behavior pattern. रिलैक्स एक्शन में क्या होता है, एक पर्सन ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है. ये एक इनहेरिटेंट एक्शन होता है. जैसे कि कई बार क्या करते हैं, कोई पर्सन क्या अपनी सेटिस्फेक्शन को दिखाने, कुछ लोग स्नीज करते हैं, कफ करते हैं, ठीक है, अपनी जो आईलिड को क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं. तो ये भी कुछ एक्शंस होते हैं रिलैक्सेशन के लिए, ताकि पर्सन के जो थोड़े टाइम के लिए रिलैक्सेशन फील हो सके और उसकी डिज़ायर्स जो है वो सेटिस्फाई हो सके. नेक्स्ट हमारे पास आता है ईगो. इसका आईडी के बाद इसका दूसरा पार्ट आता है ईगो. Another part of human mind develop which is called ego. Ego is created because of ID. Now he start making a distinction between a mental and a reality. In order to satisfy his wants, he starts finding the real things rather than their mental images. Hence, it can be observed that ego work on the principle of reality. आईडी में क्या होता है, एक पर्सन उस चीज़ की मेंटल पिक्चर्स को बनाता है, पर ईगो में क्या आता है, एक रियलिटी चेक होता है. इस आईडी के बाद ईगो आता है जो एक रियलिटी चेक है. इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन को पता लग जाता है कि सिर्फ मेंटल पिक्चर से ही उसका काम नहीं चलेगा, उसको रियलिटी में वो चीज़, फिजिकली वो चीज़ चाहिए. तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, कि वो रियल नहीं है. इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज वांट ही स्टार्ट फाइंडिंग द रियल थिंग्स.
वो रियल थिंग्स को फाइंड करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैंने पिछला एग्जाम्पल दिया था, उसमें जो फूड था उसकी मेंटल पिक्चर बना लेता है, इमेज बना लेता है, पर ईगो में उसको पता लग जाता है कि मेंटल पिक्चर बनाने से उसका पेट नहीं भरेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, रियलिटी वर्क करती है, इसमें रियलिटी ज़्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो इज अ स्टेप अहेड ऑफ ईगो। अंडर सुपर ईगो मोरालिटी गेट अटैच्ड विद रियलिटी। सुपर ईगो के अंदर क्या होता है, एक पर्सन ईगो के अंदर एक पर्सन को रियलिटी को पता लगता है कि भी अगर वो रियल में वो चीज़ नहीं लेगा तो उसकी वांट्स सेटिस्फाई नहीं होगी। सुपर ईगो में क्या करता है, एक पर्सन की जो अटेंशन होती है वो रियलिटी आईडी में तो अटेंशन नहीं होती, पर सुपर ईगो में उसको मोरालिटी के साथ अटैच होती है रियलिटी। मतलब उसको इस सुपर ईगो में वो पर्सन सोचता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मोरल है, क्या इमोरल है, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल फूड की पिक्चर बनाना, नेक्स्ट में उसे पता लग जाता है कि फूड फिजिकली उसके पास होना चाहिए खाने के लिए। तो थर्ड सुपर ईगो में उसको ये पता चलता है कि उसको खाना क्या है, क्या वो उसको नॉन वेज खाना है, क्या उसको वेज खाना है। He should differentiate between the good and bad, moral and immoral. When a child starts making a distinction between the right and the wrong, understand the difference between the moral and immoral, the emergence of superego starts appearing. जब भी कोई चाइल्ड होता है, अगर वो बड़ा होता है, उसको पता धीरे धीरे पता लगने लगता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या मोरल है, क्या इमोरल है, तो उसके अंदर सुपर ईगो दिखने का फैक्टर आने लगता है, वो दिखने लगती है। इट गाइड्स एन इंडिविजुअल बिहेव इन अ गुड मैनर इन द सोसाइटी। सुपर ईगो ही एक पर्सन को गाइड करती है कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है या पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करना है। फॉर एग्जाम्पल इन आईडी अ हंग्री मैन गेट सेटिस्फाइड विद द मेंटल पिक्चर ऑफ फूड। अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया, देन ही स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द मेंटल पिक्चर एंड द रियलिटी। ये ईगो के अंडर आ जाता है, दैट इज ईगो। नाउ ही स्टार्ट रियलाइजिंग दैट ही हैपन्स टू बी वेजिटेरियन एंड वुड नॉट एक्सेप्ट नॉन वेज। दिस इज सुपर ईगो, कि उसको नॉन वेज एक्सेप्ट नहीं करना और वेजिटेरियन खाना है, ये सुपर ईगो का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अगली थ्योरी आती है न्यो फ्रूडियन थ्योरी। सुलीवन, एरिक्सन एंड हॉर्नी आर सम थ्योरिस्ट दोज हेल्प इन एडवांसिंग द थॉट ऑफ सिगमंड फ्रूड। जो सिगमंड फ्रूड की जो पिछली थ्योरी थी जो अभी हमने पढ़ी है, साइको एनालिटिकल थ्योरी, वो थी सिगमंड फ्रूड की। तो उसकी थ्योरी में कुछ एडवांसमेंट, थॉट्स की एडवांसमेंट करके जो ये तीन थ्योरिस्ट हैं, इन्होंने भी अपने अपने जो एस्पेक्ट्स दिए हैं, अपनी अपनी थिंकिंग दी है इस थ्योरी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं न्यो फ्रूडियन थ्योरी। Sullivan laid a specific stress on the social and cultural aspect. This aspect leads to the help of formation of the personality of an individual. सुलीवन का मानना है कि एनवायरनमेंट में सोशल और कल्चरल काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनका एक पर्सन की पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। एक पर्सन की पर्सनैलिटी ही उसके सोशल और कल्चरल बिहेवियर से बनती है। नेक्स्ट आता है एरिक्सन। एरिक्सन फील्स दैट एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कैन be developed by making an adjustment with the changing social background. जो इरिक्सन है उसका मानना है कि जब तक उसका बैकग्राउंड सोसाइटी के चेंज होने के साथ साथ उसके बैकग्राउंड में भी चेंज होना, उसके साथ एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है। एरिक्सन की ये फीलिंग है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने के साथ ही एक पर्सन की पर्सनैलिटी बनती है। नेक्स्ट आता है हॉर्नी। हॉर्नी फील्स दैट कंसर्न फॉर फ्यूचर हैपन्स टू बी अ डिसाइडिंगली इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी। पर जो हॉर्नी कहते हैं उनका मानना ये है कि एक पर्सन का उसको फ्यूचर को लेके क्या कंसर्न रहता है, वो कितना उसके अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, उसको देखते हुए एक पर्सन की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है ट्रेट थ्योरी। इट इज़ ऑब्जर्व दैट डिफरेंट पीपल बिहेव डिफरेंटली। दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्रेट प्रेजेंट इन दैम। द पर्सनैलिटी रिलेटेड टू थ्योरीज आर Allport theory and Cattell's theory.
ट्रेट थ्योरी के अंदर आता है कि एक सभी पर्सन की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, कुछ में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, सबकी ट्रेट्स अलग अलग होती हैं। तो उन ट्रेट्स के आधार पे जो उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी के अंदर दो जो ऑथर्स हैं उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं। सबसे पहले आता है एल्पोर्ट ट्रेट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ट्रेट्स ऑफ पीपल हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो ऑल्पर्ट की ट्रेट थ्योरी है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है कॉमन ट्रेट्स। कॉमन ट्रेट्स में हमारे पास आ जाता है एक पर्सन की जो मोस्टली सभी पर्सन्स में पाई जाती हैं, जो कॉमन क्वालिटीज़ होती हैं एक पर्सन की जो सभी में पाई जाती है, विच आर कॉमनली फाइंड इन ऑल द पीपल ऑफ द सेम ट्रेट। जैसे डोमिनेंस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉमन ट्रेट। इट कैन बी सेड दैट द डोमिनेंस ऑफ अ पर्सन इज मोर देन द अदर, कि एक पर्सन का डोमिनेंस दूसरे से ज़्यादा होता है, मतलब जो कॉमनली एक पर्सन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पर्सनल डिस्पोजिशन। Personal disposition means those traits which are limited to a person of a particular group or category. If we say Mr. Ankit is more active or less inactive, then it would be the example of personal disposition. जो पर्सनल डिस्पोजिशन में क्या आता है कि ये कॉमन ट्रेड से अलग होती हैं, जो कुछ पर्सन्स में पाई जाती हैं, कुछ पर्सन में नहीं पाई जाती। इसके आधार पर हम दो पर्सन्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक पर्सन ज़्यादा एफिशिएंट है, दूसरा पर्सन ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। इसको भी आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आ जाता है कार्डिनल डिस्पोजिशन, नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल डिस्पोजिशन एंड थर्ड आता है सेकेंडरी डिस्पोजिशन। जो कार्डिनल डिस्पोजिशन है वो क्या आता है, दिस इज एन इंडिविजुअल ट्रेट विच कैन नॉट बी केप्ट हिडन। जो कार्डिनल होते हैं वो उनको छिपाया नहीं जा सकता। दिस ट्रेट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द पीपल। जो कार्डिनल डिस्पोजिशन होती है ये सभी पर्सन्स में नहीं पाई जाती, ठीक है। जैसे कि जो महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस के लिए जो विचार थे, जो प्रिंसिपल्स थे, वो उनके अपने अलग थे, वो हर किसी पर्सन के अंदर नहीं पाए जाते। तो ये इसका एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंट्रल डिस्पोजिशन। सेंट्रल डिस्पोजिशन में क्या आ जाता है, दीज ट्रेट्स आर ऑलमोस्ट फाउंड इन ऑल द पीपल्स, दे आर नियरली 5 to 10 इन नंबर्स। जैसे सोशेबिलिटी, डिप्रेशन, कॉन्फिडेंस एट्सेट्रा, कि ये मोस्टली सभी पर्सन्स में पाई जाती हैं। कि जैसे जो कुछ लोग ज़्यादा सोशल होते हैं, डिप्रेशन हो जाता है लोगों को, जैसे उनका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होता है, इसमें वो कैटेगरीज आती हैं, वो ट्रेट्स आती हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी ट्रेट्स। दी ट्रेट्स आर दो ट्रेट्स विच आर लेस इंपॉर्टेंट एंड लेस इनकन्सिस्टेंट। जैसे कि किसी पर्सन का हेयर स्टाइल, ईटिंग हैबिट, ड्रेसिंग सेंस, दीज आर द ट्रेट विच डू नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी। एक पर्सन की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर किसी पर्सन का हेयर स्टाइल, ईटिंग हैबिट, इनके आधार पर हम जब किसी पर्सन को की पर्सनैलिटी उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते इजीली। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैटल्स ट्रेट थ्योरी। अल्पोर्ट पॉइंटिंग आउट 1800 ट्रेट्स। जो अल्पोर्ट की थ्योरी थी उसने अपनी ट्रेट थ्योरी में 18,000 ट्रेट्स दी थी। कैटल ने इसमें से 4500 जो ली हैं और उसके बाद उसने 200 करी, मतलब उसमें से जो 18,000 थी उसकी ट्रेट, उसमें से उसने फिर बाद में 200 कर दी कम करके। फाइनली इट वाज रिड्यूस टू 35। उसने सिर्फ अपनी सारी ट्रेट्स को सिर्फ 35 नंबर्स में कैटेगराइज कर दिया। ही डिवाइडेड अ ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी इनटू 2 पार्ट्स। उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ट्रेट को, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को। सरफेस ट्रेट रेफर्स टू दो ट्रेट्स विच कैन बी इजीली ऑब्जर्व इन डे टू डे बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल के डे टू डे बिहेवियर के आधार पर जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं, ये वो वाली ट्रेट, उनको हम सरफेस ट्रेट्स बोलते हैं। इसमें आ जाता है, एग्जांपल में आ जाता है जैसे किसी पर्सन की चीयरफुलनेस, इंटीग्रिटी एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोर्स ट्रेट। दीज ट्रेट डू नॉट रिफ्लेक्टेड इन डे टू डे बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। ये पर्सन के डे टू डे बिहेवियर में हमारे पास रिफ्लेक्ट नहीं होती। इसमें भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट, नेक्स्ट आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट। एनवायरमेंटल जो मोल्ड ट्रेट है आर मोस्टली अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर। जो एनवायरमेंट्स के फैक्टर हैं
उनसे रिलेटेड है ये। जो इसका एक पर्सन के जो बिहेवियर पर, उसकी पर्सनालिटी पर जो एनवायरनमेंट फैक्टर्स का फ़र्क पड़ता है, उसको उसमें उन ट्रेट्स में आ जाती हैं एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट। नेक्स्ट आती है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेरिडिटी। एक पर्सन की जो उसको बाय बर्थ मिलती है, बाय बोर्न मिलती है, वो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है अगली जो थ्योरी है, वो है पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी। According to this theory, individual can be placed in different categories on the basis of their special traits. The personality type theory have been presented by Sheldon and Carl Jung. ये दो ऑथर्स ने दी थी, उनके नाम है शेल्डन और कार्ल जंग। मतलब एक पर्सन की जो स्पेशल ट्रेट्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है इस थ्योरी में। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे शेल्डोन्स पर्सनैलिटी थ्योरी। शेल्डन प्रेजेंटेड इस थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्मेशन। ही डिवाइडेड पर्सनैलिटी इनटू द फॉलोइंग 3 पार्ट्स। इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है पर्सनैलिटी को। एंडोमॉर्फ सबसे पहले आता है एंडोमॉर्फ। इन दिस कैटेगरी द पीपल आर शॉर्ट एंड फैट। इस कैटेगरी में शॉर्ट और फैट लोग आ जाते हैं, फिजिकली जो ट्रेट्स हैं उसके अंदर आते हैं। अकॉर्डिंग टू शेल्डन दीज पीपल्स आर जोवल, सोशल एंड इंजॉय टेकिंग रेस्ट। कि जो एंडोमॉर्फ पीपल होते हैं वो थोड़े फैटी होते हैं और उनका जो नेचर होता है वो थोड़ा खुशमिजाज होता है और सोशल होते हैं और रेस्ट करने को इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेसोमॉर्फ। पीपल बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी आर अट्रैक्टिवली बिल्ट। ये अच्छी तरह अट्रैक्टिवली बिल्ट होती हैं, मतलब ये तो इनका जो नेचर होता है ये थोड़ा एग्रेसिव और एसर्टिव होते हैं। दीज पीपल इंजॉय गिविंग कमांड्स टू अदर्स। ये दूसरे लोगों को थोड़ा कमांड्स देने को भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्टोमॉर्फ। पीपल बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी आर लीन एंड थिन। ये थोड़े पतले लोग होते हैं और उनकी अच्छी हाइट हो जाती है। दीज पीपल लाइक लोनलीनेस एंड डोंट वांट मीट पीपल फ्रीली। ये थोड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं, इनको लोनलीनेस बहुत पसंद होती है और ये जो लोग होते हैं ये ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद भी नहीं करते फ्रीली। नेक्स्ट आ जाता है कार्ल जंग पर्सनैलिटी थ्योरी। कार्ल जंग मेंशन 2 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। पहला आता है एक्सट्रोवर्ट। जो एक्सट्रोवर्ट्स होती हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़े सोशल होती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं और वो क्या करते हैं, उनको लोगों से मिलना पसंद होता है। लाइक मीटिंग पीपल, बी ऑलवेज हैप्पी एंड चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक होते हैं बाय नेचर। जो इंट्रोवर्ट होते हैं नॉट इंटरेस्टेड इन सोशल एक्टिविटीज़। इनको सोशल एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो अकेला रहना पसंद करते हैं। लाइक लिविंग अलोन, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, कंजर्वेटिव बाय नेचर होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं। कार्ल जंग ने एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट 2 टाइप्स में डिवाइड करी है अपनी थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल लर्निंग थ्योरी। दिस थ्योरी इज आउटकम ऑफ द रिसर्च वर्क कंडक्टेड बाय एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा ने एक रिसर्च वर्क कंडक्ट किया था, ये उससे डेवलप हुई है। ही हैज़ गिवन मोर इन्फॉर्मेशन टू द सोशल फैक्टर दैन द फिजिकल फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ द पर्सनैलिटी। एल्बर्ट बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी में अपनी जो सोसाइटी के फैक्टर्स होते हैं, जो सोसाइटी से एक पर्सन को मिलते हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है बजाय कि फ़िज़िकल जो फैक्टर होते हैं, फिज़िकली एक पर्सन के जो फैक्टर होते हैं जैसे हाइट, वेट, उसका रूप, रंग, ईटिंग हैबिट, ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल्स वगैरह, इन फैक्टर्स का एक पर्सनैलिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। उन्होंने इस जो फैक्टर को इग्नोर किया है और सोशल फैक्टर्स हैं जो सोसाइटी से एक पर्सन को मिलते हैं उनको उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। तो सोशल लर्निंग जो थ्योरी है उसमें एल्बर्ट बंडूरा ने कहा है कि एक पर्सन सोसाइटी से ही बहुत कुछ सीखता है। जैसे सोसाइटी में कई तरीके के लोग होते हैं, कुछ एग्रेसिव लोग होते हैं, कुछ कम एग्रेसिव होते हैं, कुछ लीनियंट लोग होते हैं। उनको देखकर ही एक पर्सन अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नीड थ्योरी। नीड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज प्रोपाउंडेड बाय हेनरी मुर्रे। जो हेनरी मुर्रे थी उन्होंने ये नीड थ्योरी दी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी
It is because of the need of the individual that he behaves in a particular way under particular circumstances. Need can be divided into two parts. कि एक पर्सन अपनी नीड के हिसाब से ही अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करता है। तो इसमें ये बताया गया है कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले उसकी नीड्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसकी नीड्स फुलफिल होंगी तो उसकी पर्सनैलिटी भी उसी तरीके की होगी। इसमें उन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है नीड को, प्राइमरी नीड्स एंड सेकेंडरी नीड। प्राइमरी नीड में आ जाता है फूड, वाटर, एयर, जो बेसिक नीड होती हैं एक पर्सन की। इसमें वो बताया गया है दीज नीड्स आर ईजिली फुलफिल्ड। इन नीड्स को ईजिली फुलफिल किया जा सकता है। बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डज नॉट अंडरगो एनी पर्टिकुलर चेंज ऑन अकाउंट ऑफ दीज नीड्स। इन नीड्स के कारण एक पर्सन के जो बिहेवियर में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंडरी नीड। इन नीड में क्या जाता है हमारे पास साइकोलॉजिकल नेचर के कुछ नीड्स होती हैं, जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, डोमिनेंस। कि एक पर्सन को जैसे अचीवमेंट्स चाहिए होती हैं और उसको रिकॉग्निशन भी चाहिए होता है अपने सुपीरियर से, और जो उनके बॉस होते हैं उनसे वो चाहते हैं कि उनको रिकॉग्निशन मिले। डोमिनेंस क्या होता है कि एक पर्सन जो अपने से जो नीचे एम्प्लॉय लगा हुआ होता है, वो काम कर रहा होता है, उसको क्या करते हैं थोड़ा अथॉरिटेटिव, उसके ऊपर थोड़ा अथॉरिटी दिखाना, उसको थोड़ा डोमिनेट करना। ये भी कुछ साइकोलॉजिकल नीड होती हैं जो एक पर्सन की, जो उसके बिहेवियर और उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। Carl Rogers has advocated this theory. It is closely related to organizational behavior. Self-concept implies how much we recognize ourselves and how much we are confident about ourselves. इस थ्योरी में कार्ल रोजर ने बताया है कि भी एक पर्सन अपने बारे में जितना कॉन्फिडेंट होगा वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में भी उतना ही कॉन्फिडेंट होगा। अगर वो अपनी एबिलिटीज़ को लेकर डाउटफुल है तो वो एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है उससे भी वो डरेगा। ठीक है, अगर एक पर्सन अपने आप को लेकर फुली कॉन्फिडेंट है तो वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी ग्लैडली एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इफ़ एन इंडिविजुअल डाउटफुल ऑफ द एबिलिटी ऑफ हिज ability, he will be afraid of the external world. On the contrary, if an individual is fully confident of himself, he will gladly accept the external world. चेंज इन सेल्फ कंसेप्ट ब्रिंग अबाउट चेंज इन पर्सनैलिटी। अगर एक पर्सन के सेल्फ कंसेप्ट में चेंज होता है, अगर एक पर्सन पहले थोड़ा अफरेड रहता है, थोड़ा डरा डरा रहता है, इतना कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बारे में, लेकिन वो बाद में जाकर थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है और उसका डर ख़त्म हो जाता है एक्सटर्नल वर्ल्ड को लेकर, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है उसमें भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो ये थ्योरीज़ का टॉपिक है वो ख़त्म होता है, पर्सनालिटी थ्योरीज़ का। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।